वही चालू है। दोस्तों नमस्कार। चुनावी शोर है, चुनावी जोर है और सभी कैंडिडेट अपने हिसाब से जोर आजमाइश पे लगे हुए हैं। चुनावी रण है, चुनावी प्रण है और क्षण प्रति क्षण है और चुनावी जो जीत है उसका वर्ण कौन करेगा ये देखना बाकी है। तो बहरहाल अभी हम मौजूद हैं पहाड़ों के आंचल में, केदार घाटी में। और केदार घाटी में एक आजकल चूंकि अब जो गुप्तकाशी नगर पंचायत नया नया बना है उसके पहले चुनाव का जोर है और सभी कहते हैं कि नया जो होता है उसमें जोश उत्साह ज़्यादा होता है, जोर आजमाइश भी ज़्यादा होती है जी। तो ये एक प्रतिष्ठित सीट भी है। तो इसी संदर्भ में जो नगर पंचायत के चुनाव हैं उसी संदर्भ में हम भैंसारी जो वार्ड है उसमें जो सभासद हैं सभासद पद के लिए पूनम जी बिष्ट, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और ये भैंसारी के अंतर्गत सेमी तोक है, यहाँ पे उनसे बात करेंगे। तो पूनम जी बिष्ट का भी स्वागत है और उनसे सवाल ये रहेगा कि अभी तक उन्होंने जो भी जनसंपर्क किया होगा उसमें आपको क्या लगा, जनता का रुझान क्या है और जनता किन मुद्दों पे क्या चाहती है जनता। आप सभी दर्शक जो भी हैं उनको बताइए, आपको क्या अनुभव रहा, इतने दिन आप घूमे होंगे, देखा होगा जनता के बीच क्या चाहती है जनता, क्या रुझान है और उसके मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले वीरभूमि समाचार को मेरा प्रणाम, धन्यवाद कि जो आप लोग मेरे बीच यहाँ पे आए। आप मेरी बातें जो भी है वार्ड नंबर 4 भैंसारी वार्ड तक पहुँचाने का कष्ट करें। मैंने पूरे गांव में भ्रमण किया। भ्रमण करते करते मेरे को ये आभास हुआ कि सबसे पहले यहाँ रास्ते नहीं बने हैं, जो जैसे स्कूल के रास्ते हो गए वो भी उथड़ पुथड़ हो रखे हैं। सबसे पहले रास्ते बनने चाहिए। उसके बाद जो है सेमी भैंसारी जो वार्ड है वो भूस्खलन के दबाव में है, तो नदी से आरसीसी दीवार लगनी चाहिए जिससे भूस्खलन रुक सके और आरसीसी दीवार मतलब नियमित होनी चाहिए वो। उसके बाद जो है वो खाकरा गदेरा है, रोलगढ़ गदेरा है, जो भी गदेरे हैं, धार भैंसारी का गदेरा है, वो गदेरे की आरसीसी दीवार लगनी चाहिए नदी तक, जिससे कूड़ा कचरा इधर उधर न फैले, स्वच्छ बनाए रखे। उसके बाद जो है सेमी गांव में है पानी की बहुत समस्या है, तो मैं चाहती हूँ एक बड़ा टैंक बने और पानी की असुविधा किसी को न फैले। तो मैं जो भी कहूँगी वो कहूँगी कि जो भी करूँगी मैं अपने वार्ड के हित में करूँगी, न कि मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी करूँगी। तो सुना आपने, बुनियादी हम मुद्दों पे ही आ रहे थे क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था, आज दिन की शुरुआत में ही कहा था मैंने कि मुद्दों पे ही बात होगी, मुद्दों से ही बात होगी और मुद्दों पर ही बात होती और मुद्दों के द्वारा ही, मुद्दों के आश्रय ही हम असल जमीनी सच्चाई तक पहुंचेंगे, जमीनी मुद्दों तक पहुंचेंगे और मुद्दों से ही शुरुआत होगी। तो इन्होंने मुद्दा तो बता दिया है। सेमी सबसे पहले संवेदनशील जगह है। सेमी भैंसारी जो है वो भूगर्भीय रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से भूमि धसाव हुआ है और तमाम चीज़ें हुई हैं, भूमि धसाव के अलावा भी यहाँ पे ऊपर से भी खतरा मंडरा रहा है। जिस प्रकार से ऊपर भी यहाँ चट्टान है वो भी है, नीचे भूमि धसाव, भूमि बैठ रही है, धंस रही है, वो हुई। और यहाँ पे जल विद्युत परियोजना आप पीछे देख सकते हैं, ये इस समय यहाँ पे जो बांध दिखाई दे रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। उससे भी क्या विसंगतियां उत्पन्न हुई नहीं हुई ये भी एक शोध का विषय है। वो वैज्ञानिक रिपोर्टें जो आती हैं वो भी परस्पर विरोधी रही हैं। कभी किसी ने कहा है कि हाँ ये भूगर्भीय रूप से उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है, तो किसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नहीं साहब। तो ये अलग से चर्चा का विषय है, इसमें भी बात होगी, कभी हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने मुख्य मुद्दा एक ये भी है जो भूमि धसाव है, इसके लिए इन्होंने बताया कि जो सुरक्षा दीवार है नीचे वो बनाई जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा इन्होंने पेयजल का बताया कि पेयजल का क्या स्थिति है और उसके अलावा यहाँ पे जो रास्ते हैं, तमाम चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी इन्होंने बताई। यानी बुनियादी मुद्दों में सड़क परिवहन भी आता है, सुरक्षा भी आती है, स्वास्थ्य सुरक्षा भी आती है, पर्यावरण सुरक्षा भी आती है, गांव की सुरक्षा भी आती है। उसके अलावा शिक्षा, विद्युत और जनसंपर्क और जो भी कह सकते हैं दूर संचार, टेलीकॉम भी आता है, उसमें संपर्क मार्ग भी आते हैं, तमाम चीज़ें आती हैं, उसमें सुरक्षा दीवारें आती हैं, उसमें सड़क परिवहन भी आता है। तो अब यहाँ पे शिक्षा को लेकर भी थोड़ा समस्या रहती है, तो शिक्षा से भी जुड़ा एक मुद्दा है
कि यहाँ से गुप्तकाशी जाना अप डाउन करना पड़ता है, वो भी एक लोगों का है, वो भी बड़ी समस्या रहती है। तो अन्य क्या मुद्दे हैं जो आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन उसके अलावा क्या शिक्षा पे क्या बात होती है या अन्य भी जो चीज़ें हैं? शिक्षा पे तो स्कूल तो है ही, पर स्कूलों का नवीनीकरण नहीं हो रखा है। जैसे स्कूलों में पूरी जगह कंप्यूटर का होना अति आवश्यक है। कंप्यूटर की दुनिया है तो बच्चों को सबसे पहले कंप्यूटर से ही जोड़ा जाता है। कंप्यूटर होंगे तो बच्चों का विकास ज़्यादा होगा। इससे इधर जो स्कूल हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं हो रखी हैं, मतलब रास्ता भी नहीं बन रखा है, शौचालय की अव्यवस्था है, पानी की अव्यवस्था है। ये जब ये होंगे तो तभी विद्यालय में बच्चे रहेंगे, तभी विद्यालय का विकास होगा। तो ये विसंगतियां जो रही हैं, इसके लिए मुझे लगता है ये कोई आज की समस्या नहीं है, कोई एक परिवार एक आदमी की समस्या नहीं है, ये क्षेत्र की भी समस्या है, ये गांव की समस्या है। तो ये एक समस्या का समाधान होना चाहिए था। ये बहुत पहले से भूमि दशाओं 2013 में हो गया था। उससे पहले भी यहाँ पे तमाम प्रकार के जो भी है हम देखते आए हैं, ऊपर से सारी चट्टान दरक रही थी, खिसक रही थी। तो ये समस्याएं पहले से भी बनी हुई हैं। क्यों ये सॉर्ट आउट नहीं हो सकती हैं? क्योंकि ग्राम पंचायत भी पहले रह चुकी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये समस्याएं अभी तक क्यों इसका निराकरण नहीं हुआ है या अस्थायी समाधान नहीं हुआ है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है और ये क्यों नहीं हुई? इसके लिए तो गांव वाले ही जिम्मेदार हैं, जो अपने गांव को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अगर गांव वाले इस पे सवाल उठा देते तो क्यों नहीं होना था, इसने आगे जा सकते थे बिल्कुल भी। तो पूनम जी ने एक चीज बताई कि एक चीज हमेशा हम कहते हैं कि संवादहीनता बहुत खराब होती है, संवादहीनता खराब होती है। समन्वय और संवाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी, बात आगे भी बढ़ेगी और बात बनेगी भी, और उसके समाधान की दिशा में। अब होता है क्या है, हम एक तरफा करते हैं। हम बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि का दोष है, कोई बोलता है कि वो करेगा, उसी की जिम्मेदारी है, सभासद बन गया या कोई वो बन गया, उसी की जिम्मेदारी है। आपस में बैठते नहीं है, मिलजुल की बात नहीं करते हैं। एक सार्वजनिक, जो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो पंचायती चुनाव व्यवस्था है, पंचायती एक्ट जो बनाया गया है अधिनियम 1992 में, नगर निकाय के लिए भी जो बनाया गया, उसमें महीने में एक मीटिंग रखी जाती है, सार्वजनिक मीटिंग होती है। उसमें तमाम 29 विषय रखे गए हैं, जिसपे गाँव वाले आपस में, क्षेत्र वाले या नगर वाले आपस में बातचीत कर सकते हैं। उसमें नियम कानून तक बना सकते हैं और उसको शासन प्रशासन तक एक प्रपोजल के रूप में भेज सकते हैं। ये एक ऑटोनोमस अधिकार बहुत सारे दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के तहत। लेकिन बात ही नहीं होती है, जब संवाद नहीं होती है तो फिर पूर्वाग्रह पैदा होते हैं, फिर पूर्व अवधारणाएं पैदा होते हैं, एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो मिलें जरूर। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी ने 28 विभिन्न अलग अलग दलों की जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे, उनको भी एक मंच पे खड़ा किया था। तो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रतिबद्धता है, तो कुछ भी किया जा सकता है। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को अगर एक तरफ रखिए, व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों को अलग रखिए, तो सार्वजनिक और सामुदायिक हित के मुद्दों पे आप एकजुट हो सकते हैं। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह अगर आप त्याग सकते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ सकते हैं, तो होने के लिए सब कुछ हो सकता है। हमने उदाहरण दे दिया है। पूनम जी, एक चीज और है, अगर आप बन गई, जीत गई आप, तो क्या करेंगे आप? जो आपने जो तमाम मुद्दे बताएं, उनको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, उनका समाधान कैसे करेंगे? चाहे पेयजल हो, चाहे भूमि दशा हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम चीजें हैं, उसके लिए कैसा आप पूरा करेंगे, क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो रास्ता लगाएंगे हम। जैसे आपने एक चीज में आप थोड़ा रोकना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि गांव वाले एक साथ नहीं होते हैं, एक तो सबसे पहली समस्या तो यही है कि गांव वालों को इन सारे मुद्दों पे एकजुट, एक मत होकर एक मंच पे आना पड़ेगा। तो आप ऐसा क्या करने वाली हैं कि जीतने के बाद उनको एकजुट, एक मत करके एक मंच पे लाएं? सबसे पहले मैं वार्ड की बैठक करूंगी, जिसमें सभी लोग आएंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसी से हम आगे बढ़ेंगे। चर्चा पर चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र में सबसे पहले कार्य करना है, शिक्षा के, स्वास्थ्य के या स्वच्छता के, इनके बारे में सबसे पहले चर्चा होगी वार्ड के आधार पर। एक चीज और, जो कि हम चलते चलते बहुत सारे मुद्दों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज और होती है अक्सर। अभी मैं ऊखीमठ में था, तो वहां पे शिकायत आ रही थी कि हम नहीं जा रहे हैं। कोई बोल रहे थे कि कैंडिडेट ने हमें बुलाए लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों? मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने बताया क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है, सिर्फ वो हमारे घर नहीं आए। तो क्या इनको एकजुट करने के लिए आप पर्सनली जीतने के बाद घर जाके भी बुलाने का वो रखती हैं, या जैसे वो शिकायतें आती हैं कि सिर्फ ग्रुप में डाल के हम नहीं जा रहे हैं?
तो कभी कभार ऐसा होता है कि जनप्रतिनिधि को नेता होने के नाते घर जाके भी किसी को बुलाना पड़ता है, तो क्या ऐसा कर सकती हैं आप? हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं तो प्रत्येक कि वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, घर पे जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं कि ग्रुप में डाल दिया तो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। मैं जाने के लिए तैयार हूँ प्रत्येक के घर पे। तो दोस्तों सुना आपने ऐसा सब जी, इन्होंने अच्छी बात कही कि वो अगर कोई नहीं भी आता है तो पर्सनली वो उनको मनाने के लिए भी घर जाने के लिए तैयार हैं अगर वो जीत गई। और अक्सर जो सवाल उठ, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये जो विषय है, क्योंकि कहते हैं कि अक्सर जीतने के बाद जो प्रत्याशी होते हैं, जैसे वो जनप्रतिनिधि बनते हैं, वैसे वो भी गायब हो जाते हैं, उनके मुद्दे भी गायब हो जाते हैं, सियासी मुद्दे, और कह सकते हैं कि एक सब कुछ हवा हवाई बन के रह जाता है। वो जादू की तरह, वो जादू मंत्र छू मंत्र होके उम्मीदवार भी गायब जीतने के बाद, पर उनके मुद्दे भी गायब, और वो कह सकते हैं एक सफेद हाथी साबित होता है, हवा हवाई साबित होता है, टाइम टाइम फिस हो जाता है, और दर्शन कह सकते हैं कि नाम बड़े पर दर्शन छोटे ऐसे हो जाते हैं। आपने देखा होगा विधायक क्षेत्र में नहीं रहते हैं जीतने के बाद, सभासद से लेकर नगर निकाय से लेकर यहाँ तक कि प्रधानों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लोग कई बार उनके लिए वांटेड की फोटो लगाते हैं कि हमारे यहाँ का प्रतिनिधि कहाँ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और चलते चलते एक चीज़, क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनको किस आधार पे वोट देना चाहिए और क्या मानक उनको रखने चाहिए, किस आधार पे वो आपको वोट दें और क्यों दें? क्षेत्र की जनता से क्या अपेक्षा है, क्या संदेश है? मेरे क्षेत्र की जनता से यही अपेक्षा है कि आप जिसको भी वोट दें सोच समझ के दें। ऐसे व्यक्ति को वोट न दें कि जीतने के बाद वो गायब हो गया। ऐसे ही व्यक्ति को चुने कि जो गांव के लिए, वार्ड के लिए, हित के लिए कार्य करे। तो दोस्तों आप ये चीज़ एक चौच और निकल के आई, जो आदमी ईमानदारी प्रतिबद्धता के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ काम करता है, ईमानदार है अपने काम और कर्तव्य और दायित्वों के प्रति, जो सिर्फ अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता है और अपने कर्तव्य और दायित्वों पर ज़्यादा ध्यान देता है, उस उम्मीदवार को जिताइए, उसको विजयी बनाइए, उसको आगे बढ़ाइए। और न सिर्फ पंचायती स्तर पे बल्कि लोकसभा, विधानसभा, तमाम स्तरों पे ऐसे ईमानदार लोगों की नितांत बहुत अधिक आज आवश्यकता है लोकतंत्र के संरक्षण संवर्धन के लिए और लोकतंत्र के नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। बहरहाल जहां अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, वहां आशंकाएं भी हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों, दुश्वारियों के बीच बहारें फिर आएंगी, बहारें आ सकती हैं। सर्द मौसम की दुश्वारियां ही सही, बहारें फिर आएंगी। इंतजार कीजिए और इस रास्ते पे आगे बढ़िए। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो सभासद के रूप में निर्वाचित होकर अपने कर्तव्य दायित्वों को लगातार आगे बढ़ाएंगे। और हम आगे भी अगर ये जीतने के बाद इनसे फिर से मुखातिब होने की कोशिश करेंगे। तो बाकी इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भी लोगों का। और अब आप एक चीज़ और आप बताइए कि क्या है आपको पूरे क्षेत्र के लिए क्या कहना है आपको, पूरे नगर पंचायत के लिए? ये तो वार्ड की बात हुई, पूरे नगर पंचायत जो गुप्तकाशी है, सभी लोगों से क्या विशेष अनुरोध है आपका? मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आप जिसको भी मतदान करें वो सोच समझ के करें। ऐसे व्यक्ति को मतदान न करें कि जीतने के बाद वो गायब हो जाए। और ऐसे नहीं कि पैसे खा दिए, जिसने पैसे दिए खा दिए और रात बिक गए। ऐसे नहीं। मैं चाहती हूँ कि अपना वोट जो है वो सही व्यक्ति को दें, सही उम्मीदवार को दें। यही मैं जनता से कहती हूँ। तो एक चीज हम मिस कर रहे थे, इन्होंने हमें याद दिला दिया, भ्रष्टाचार। जी, भ्रष्टाचार एक ऐसा वो है, भारत पे एक ऐसा नासूर बन चुका है जो आज़ादी के वक्त एक फोड़ा था छोटा सा, फिर वो नासूर बना, आज वो कैंसर बन चुका है। इस पे उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात है। भ्रष्टाचार ही बहुत बड़ा जो तमाम राजनीतिक लोग इतनी गंदी दृष्टि से देखने लग गए हैं, उसके लिए जनता जनार्दन भी जिम्मेदार है। क्योंकि जब भ्रष्टाचारी आचार विचार, शुचिता और संस्कार बन जाए तो फिर कोई न्याय की गुहार लगाई तो लगाई कहाँ? लोकतंत्र की समता, न्याय और निष्पक्षता के जो मानक होते हैं वो पूरे होंगे तो होंगे कैसे, जब इस प्रकार से राजनीति का अपराधीकरण या अपराधों की राजनीति होगी। इसलिए स्वच्छ, ईमानदार और साफ छवि के कर्मठ जुझारू आदमी को वोट दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। क्योंकि वोट का अधिकार भी जनता का बहुत बड़ा हथियार है। तो वोट के अधिकार को ही अपने एक ब्रह्मास्त्र, एक बड़े हथियार के रूप में बदलते हुए बदलावों की डगर पे आगे बढ़िए। और एक नई शख्स और शख्सियत के साथ, एक नई एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ, एक ग्राउंड रिपोर्ट के साथ और इनसाइडर और आउटसाइडर स्टोरी के साथ हम लोग एक और शख्सियत से आपसे एक और मोड में मुलाकात करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार हमसे जुड़ने के लिए।